हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट एंड मेरा नाम है सऊद कुरैशी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे चैनल जावा ट्री पॉइंट पर एक नई सीरीज चालू की है जिसका नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो आज उस सीरीज का सेकंड लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस सीरीज में आगे चल के क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमको पता होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो C++ का वर्जन पढ़ने वाले हैं वो है C++14। C++ का लेटेस्ट वर्जन अभी तक का 2017 में जो ये इस ईयर जो लॉन्च होने वाला है वर्जन, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन वो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है और हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। तो जब वो लॉन्च हो जाएगा तो उसके अंदर जो नए फीचर्स आएंगे उसके लिए भी हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर उन सारे फीचर्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या होंगे इस सीरीज के। तो सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन ऑफ C++, फिर है फंडामेंटल्स ऑफ C++, हूप्स कांसेप्ट्स, प्री प्रोसेसर्स, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जॉनर प्रोग्रामिंग, टेम्पलेट्स और वगैरह वगैरह। आप स्क्रीन पॉज करके ये सब चीजें देख सकते हैं। और इस सीरीज के एंड में हम सब मिलकर एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करेंगे। और वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि ये गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर हो जो हम साथ मिलकर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ C++। तो फंडामेंटल्स ऑफ C++ में अब जैसे कि देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर उसके सब टॉपिक्स है। तो उनके सब टॉपिक्स है बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वेरिएबल टाइप्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल स्कोप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप स्क्रीन पॉज करके इसे भी देख सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो आज के हम लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++ होता क्या है। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज का हम सिंटैक्स बोलते हैं तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि उस लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या है, उस लैंग्वेज को लिखने का वे क्या है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब व्यूअर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से C++ का प्रोग्राम लिखा जाता है। इफ आप प्रीवियसली C प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं या फिर आपको जावा प्रोग्रामिंग आती है तो आपको ये सिंटैक्स काफी सिमिलर लग रहा होगा उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, और है भी ये सिमिलर। और एक चीज और मैं जावा प्रोग्रामर्स के लिए कहना चाहूंगा कि आप एक जावा प्रोग्रामर है और आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, ये फर्स्ट वीडियो है आपकी, तो आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि हम C++ क्यों पढ़े। हो सकता है आप C++ पहले पढ़ चुके होंगे या फिर हो सकता है नहीं भी पढ़े होंगे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम C++ क्यों पढ़े। तो मैं आपको ये बता दूं कि शायद आप जो C++ पढ़े होंगे वो C++ का 98 वर्जन होगा, जो कि बहुत पुराना है। क्योंकि यूजुअली स्कूल और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में भी जनरली C++ 98 वर्जन पढ़ाया जाता है। और हम जो C++ पढ़ाने वाले हैं उसके अंदर आपको काफी सारे एडवांस टॉपिक्स भी मिलेंगे और कुछ नए नए फीचर्स मिलेंगे जो C++ 14 में आए थे। अगर मैं उनमें से एक का एग्जांपल दूं तो वो होगा मल्टी थ्रेडिंग। इफ आप जावा प्रोग्रामर है तो आप जानते होंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। तो हम आपको आगे चल के मल्टी थ्रेडिंग जैसी कई एडवांस टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं C++ में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी लाइन ऑफ कोड है वो आप देख पा रहे होंगे, उसके अंदर हमने लिखा है #include iostream। इफ आपको C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको ये पता ही होगा कि हम यहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। हम हमारे कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि वो iostream जो हेडर फाइल है, iostream जो लाइब्रेरी है, उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। iostream का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और यही वो हेडर फाइल है जिसके अंदर हमको इसके स्टैंडर्ड फंक्शंस मिलते हैं C++ के, जो कि है cin, cout, clog, cir। इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो सेकेंड लाइन ऑफ कोड है वो है यूजिंग नेम स्पेस std। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताने के लिए आईडी में पहले मेरी ले जाता हूँ। हम इसको आईडी में समझते हैं। तो ये हम आ गए मेरी आईडी में, मैं कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ और आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज एक न्यू आईडी के साथ जाइए। आप टर्बो सी या टर्बो C3 में आप मत काम कीजिए प्लीज। कुछ भी नई आईडी ले लीजिए जैसे कि कोड ब्लॉक्स या फिर डेव C++ या नेटबीन्स या एक्लिप्स, कोई भी हो, एक न्यू आईडी के साथ जाइए। C++ 14 के अंदर जो फंक्शंस है, बहुत से ऐसे फंक्शन जो C++
98 में नहीं थे, और टर्बो सी जो है वो C++ 98 के लिए ही बनाया गया था, तो वो सारी चीजें सपोर्ट करता है। C++ 14 की चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें जो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको एक न्यूअर आईडी सजेस्ट करूंगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, और मैं आपको बता रहा था कि यूजिंग नेमस्पेस std क्या है, ये हमने क्यों लिखे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग से। यूजिंग क्या होता है? बेसिक इंग्लिश, यूजिंग का मतलब है कि हम कोई चीज को यूज करने वाले हैं, यूज कर रहे हैं। और दूसरा है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है वो मैं आपको बताने के लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको नेम स्पेस होता क्या है। तो समझ लीजिए कि मैंने इसके अंदर 2 हेडर फाइल्स और ऐड की है, जिनके नेम्स है physics.h और दूसरी हेडर फाइल है audio.h। ये हमारी 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गई हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल इन दोनों हेडर फाइल्स के अंदर एक ही सिमिलर नेम का फंक्शन है जिसका नाम है गेट वॉल्यूम। अब फिजिक्स में जो वॉल्यूम होता है वो अलग होता है, वो एरिया से रिलेटेड होता है, और ऑडियो का जो वॉल्यूम होता है वो अलग होता है। तो इनकी फंक्शनैलिटीज भी अलग होगी, लेकिन इनका नेम तो सेम है। इनका नेम है गेट वॉल्यूम। अब मैं मेरे मेन फंक्शन के अंदर उस गेट वॉल्यूम को कॉल कर रहा हूं, समझ लो, ऐसा आप अज्यूम कर लो कि मैं उसको कॉल कर रहा हूं मेरे मेन फंक्शन के अंदर। तो इफ मैं यहाँ पर कॉल करूंगा तो कौन से हेडर फाइल में से गेट वॉल्यूम आएगा? audio.h वाला या फिर physics.h वाला? इफ आप नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ये कंपाइल ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे कंपाइल करने जाएंगे तो हमको एक एरर डिस्प्ले करेगा कि गेट वॉल्यूम was not declared in this scope। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कंपाइलर जो है वो गेट वॉल्यूम फंक्शन को ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं है कि गेट वॉल्यूम फंक्शन जो है वो कहां पर है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे कंपाइलर को बोलना चाहूं कि तू physics.h में जाकर मेरे गेट वॉल्यूम का जो फंक्शन है उसको उठा, तो मैं इधर लिखूंगा फिजिक्स और फिर यहां पर दूंगा 2 बार कोलन। इसे हम कहते हैं C++ लैंग्वेज में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, उसके बारे में डीप में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में सीखेंगे, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बताता है कि जो चीज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो चाहे फंक्शन हो या वेरिएबल हो, वो एक्चुअली है कहां पर। तो हमारा जो गेट वॉल्यूम फंक्शन जो हम यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं वो है फिजिक्स लाइब्रेरी के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा फिजिक्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट वॉल्यूम। तो अब इससे होगा ये कि गेट वॉल्यूम फंक्शन जो हमारा कंपाइलर जो है वो फिजिक्स लाइब्रेरी में जाके गेट वॉल्यूम फंक्शन को लेकर आएगा और मेन में लाकर रख देगा, और गेट वॉल्यूम की जो फंक्शनैलिटी होगी physics.h के अंदर वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब इसी तरह मुझे audio.h के अंदर लेना है, audio.h के अंदर का जो गेट वॉल्यूम है उसे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर बस लिखूंगा ऑडियो, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर गेट वॉल्यूम फंक्शन। तो अब ये होगा कि वो audio.h के अंदर जाएगा और गेट वॉल्यूम फंक्शन को कॉल कर देगा। लेकिन अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, कि समझ लीजिए गेट वॉल्यूम के साथ दोनों के अंदर एक ही सेम नेम का एक और फंक्शन है सेट वॉल्यूम। ओके, अब ये दोनों लाइब्रेरी के अंदर, दोनों physics.h और audio.h के अंदर, दोनों के अंदर ये एक और सेम नेम का फंक्शन है वॉल्यूम, सेट वॉल्यूम। अब मुझे इसे भी कॉल करना है। अगर मुझे ऑडियो के लिए कॉल करना है तो मैं अगेन यहाँ पर ऑडियो लिख दूंगा और ये ऑडियो का कॉल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के लिए मेरे को कॉल करना है तो मैं यहाँ पर फिर से फिजिक्स लिख दूंगा और ये फिजिक्स का सेट वॉल्यूम कॉल कर देगा। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो सेम नेम के हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी अलग है और वो अलग अलग हेडर फाइल्स के अंदर है। तो क्या मैं सबके आगे ऐसे ऑडियो फिजिक्स लिखता जाऊंगा? कितना बड़ा कोड्स हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पर कंपाइलर को पहले ही बता दूंगा कि यूजिंग नेम स्पेस फिजिक्स, तो इससे ये होगा कि अब वो फिजिक्स के अंदर जाएगा और फिजिक्स के अंदर जो गेट वॉल्यूम है उसे कॉल करेगा और फिजिक्स के अंदर का ही सेट वॉल्यूम कॉल करेगा और यहां से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हटा देंगे। तो इससे हम इसको ये बता रहे हैं कि जो इसके अंदर जो फंक्शंस हम कॉल किए हैं, जैसे गेट वॉल्यूम और सेट वॉल्यूम और ऐसे जो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, वो कौन सी लाइब्रेरी में जाकर ढूंढे उस फंक्शंस को।
तो वो फिजिक्स लाइब्रेरी में जाकर उन फंक्शंस को ढूंढेगा और उन्हें कॉल करेगा। अगर मुझे ऐसी ऑडियो के लिए करना होता तो मैं यहाँ पर लिखता ऑडियो। तो आई होप आपको नेम स्पेस अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेम स्पेस तो हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड क्यों लिखे, स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। तो हमारा जो समझ लीजिए, जो यहाँ पर हमने सी आउट और एंडल जो हमने यूज किए ना, यहाँ पर ये भी एक फंक्शन है, इनकी एक फंक्शनैलिटी है, एक कीवर्ड्स है ये, जिनसे जुड़ी एक फंक्शनैलिटी है। तो ये कोई हेडर फाइल में डिफाइंड है ना, वो हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम। वो हमारे प्रोग्राम में तो नहीं है, वो एक अलग से एक एक्सटर्नल हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो हमको हमारे कंपाइलर को ये तो बताना पड़ेगा ना कि सी आउट कहां पर जाकर ढूंढे, सी आउट की कौन सी मीनिंग ले, कौन सी फंक्शनैलिटी ले। हमने यहाँ पर सी आउट नाम का तो कोई फंक्शन बनाया नहीं है हमारे उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो ये कहां पर जाए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं std। तो उसका मतलब ये है कि ये वो सी आउट और एंडल, ये जो एंडल है, इनकी स्टैंडर्ड मीनिंग्स लेगा, और इनकी स्टैंडर्ड मीनिंग्स जो है वो आईओस्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं std, तो सी आउट और एंडल और सी एन और सी लॉग, सी ऐसे जो कीवर्ड्स आएंगे, वो उनकी मीनिंग्स ढूंढने के लिए, उनकी मीनिंग्स मतलब उनकी फंक्शनैलिटी ढूंढने के लिए वो आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में जाएगा। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि वो कीवर्ड्स और वो फंक्शंस करते क्या है, उनका यूज क्या है, तो उनके लिए वो आईओस्ट्रीम में जाएगा। अगर मैं std को हटा दूं, फॉर एग्जांपल, चलो मैं इधर कमेंट कर देता हूं इसको, और इफ आपको कमेंट नहीं पता है कमेंट क्या होता है, तो कमेंट में आपको बताता हूं क्या होता है। कमेंट एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर में हमने एक कोड को अगर कमेंट कर दिया डबल / से, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कंपाइलर है उस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को कंपाइल होने से बचाएगा। मतलब उस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को कंपाइल ही नहीं करेगा, उसको ऐसा ट्रीट करेगा कि वो कोड के अंदर हमारे है ही नहीं। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पर std हटा दिया, जो इसको कमेंट कर दिया हमारे यूजिंग नेम स्पेस std को। अब मैं करता हूँ मेरे कोड को कंपाइल, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने इसे कर दिया कंपाइल, ये देखिए ये आया एरर। और ये अब हम एरर में देखते हैं, तो एरर के अंदर अब ये देखिए एरर, सी आउट was not declared in this scope। तो मतलब हमारा जो कंपाइलर है वो सी आउट को ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि सी आउट है किधर, कौन सा डेफिनेशन है, कौन सा फंक्शन है, कहाँ है, ये रिसाइड कहाँ करता है, ये रहता कहाँ पर है। तो इसके लिए हमको हमारे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये सी आउट कहाँ है, इसकी कौन सी फंक्शनैलिटी उठाए, उसकी फंक्शनैलिटी मिलेगी कहाँ। तो हम इसे आगे लिख देंगे std, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर लिखेंगे सी आउट। तो इससे होगा ये कि हमारा जो कंपाइलर है वो इसकी स्टैंडर्ड मीनिंग ढूंढेगा, और इनकी स्टैंडर्ड मीनिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी स्टैंडर्ड मीनिंग, इसकी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी हमारे आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबको फटाफट सी आउट कर देता हूँ। ये std ये हमने कर दिया, सबके आगे सी आउट लगा, std स्टैंडर्ड कीवर्ड लगा दिया। अब हम यहाँ पर वापस इसको बिल्ड करते हैं। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल। आप देख सकते हैं इसके अंदर 0 एरर्स आए, 0 वार्निंग्स आए। तो इसका मतलब ये है कि हम ये एक्सप्लिसिटली हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि सी आउट के लिए तो इसकी मीनिंग ढूंढने के लिए, इसकी फंक्शनैलिटी ढूंढने के लिए कहाँ जा। एक्सप्लिसिटली मतलब मैनुअली हम बता रहे हैं, हर लाइन ऑफ कोड्स के अंदर हम मैनुअली बता रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप सी आउट को इफ आप 10 या 12 बार या 1000 बार यूज कर रहे हैं, तो क्या आप सबके आगे std लगाते बैठेंगे, std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर? कितना वो हेडेक का काम होगा, प्लस कितना कुछ 5-6 लेटर तो ऐसे तो इजी लगता है हमको, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम्स होंगे तो उसके अंदर हम सबके अंदर नहीं लगा सकते। तो उन सारी चीजों से अच्छा है कि हम कंपाइलर को पहले ही बता दे कि तू std में उसकी स्टैंडर्ड्स मीनिंग देख, जो हमारे सी आउट और एंडल रहेंगे उनकी स्टैंडर्ड मीनिंग्स देख, और उनकी स्टैंडर्ड मीनिंग्स देखने के लिए वो आईओस्ट्रीम में ही जाएगा, क्योंकि वहीं पर उनकी स्टैंडर्ड मीनिंग, उनकी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी डिफाइंड है। तो अब हम इसे वापस से कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होता है। हमने इसे वापस से कंपाइल कर लिया, और यहाँ पर देखिए 0 एरर, 0 वार्निंग्स। तो मतलब ये हमारा कोड एकदम परफेक्ट है, ये एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होता है तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले जो फंक्शन को ढूंढता है वो होता है मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का एंट्री गेट होता है, वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मेन फंक्शन बनाते हैं। और याद रखिएगा ये मेन जो है ये स्मॉल्स में ही रहेगा, और C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इफ आप इसको ऐसे लिखते हो और इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हो तो ये एक एरर डिस्प्ले कर देगा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू व्हेन मेन, ऐसा एरर डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए आप इसे स्मॉल में लिखना ना भूलिएगा। ये देखिए मैंने फिर से किया बिल्ड और ये 0 एरर्स। और उसके आगे इफ आप देख सकते हो तो मैंने लिखा है इंट। तो यहाँ पर मैंने इंट क्यों लिखा है? इफ आपको सी प्रोग्रामिंग आती होगी या फिर आपको जावा प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग आती होगी तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज है। लेकिन इफ आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस चीज के बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए एक हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि मैं जो मेन फंक्शन बना रहा हूँ ना, इस फंक्शन का टाइप है ये फंक्शन टाइप है इंट टाइप का, एक इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर टाइप का हम मेन फंक्शन बना रहे हैं। अब ये हमने मेन फंक्शन बना लिया और हम ये मेन फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रेसेस से कि ये मेन फंक्शन के अंदर हम क्या क्या लिख रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या है। तो उसके अंदर हम आते हैं, सबसे पहला हमारी जो लाइन है उसके अंदर लिखा है सी आउट क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इफ आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रिंटएफ क्या करता है। प्रिंटएफ जो है कंसोल के ऊपर कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है, या फिर आप जावा प्रोग्रामर है तो आपके लिए था system.out.print या system.out.println। ये हमारे कंसोल पर कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए काम आता था, और C++ लैंग्वेज के अंदर इसे सी आउट के जरिए किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट और फिर उसके आगे देंगे 2 बार लेस देन साइन, और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट। फिर इसके बाद लिखने के बाद हम यहाँ पर देंगे एक और बार लेस देन साइन, और यहाँ पर है एंड एल। ये एंड एल की क्या फंक्शनैलिटी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम इस एंड एल को निकालते हैं, इसको मैं बाद में आपको इसी लेक्चर में समझाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और हम सेकेंड लाइन में आते हैं, इसके अंदर भी वही चीज की है, हम सी आउट से एक मैसेज प्रिंट करवाए वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट अगेन, और लास्ट में हमने यहाँ पर लिया है रिटर्न 0। हम मेन फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, वो है 0। ये जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर कभी काम करेंगे जब आगे चलकर, तो आपको पता चलेगा कि मेन फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। या मैंने ऐसे किया रन, और ये कमांड विंडो अपीयर हुई और इसके अंदर लिखा है वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट, और फिर एक और चीज लिखी है वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट अगेन। तो ये हमारे दोनों मैसेजेस जो है, ये दोनों मैसेजेस एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हुए हैं और बहुत चिपक कर हुए हैं, इसके बीच के अंदर स्पेस भी नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो मुझे चाहिए कि ये दोनों जो मैसेज है ये दोनों एक अलग अलग लाइन में हो। तो इफ आपको पता होगा तो इसके लिए हम /n भी यूज कर सकते हैं। /n, ये देखिए मैं वापस इसको रन करता हूँ, ये देखिए ये अब अलग अलग लाइन में आने लगा, वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट, वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट अगेन। और C++ में इसे नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए एक और तरीका है, और उसके लिए हम यूज करते हैं एंडल कीवर्ड। एंडल का मतलब ये होता है कि एंड ऑफ लाइन, यहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है तो मतलब इसके आगे आने वाले जो कंटेंट्स, जो मैसेजेस होंगे वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होंगे। तो इसे हम वापस से बिल्ड करते और रन करते, तो ये देखिए वैसा ही आउटपुट आया, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो आपको, आई होप कि आपको एंडल क्या काम करता है वो समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि आईओ स्ट्रीम क्या होती है, आईओ स्ट्रीम हम क्यों इंक्लूड करते हैं और कैसे इंक्लूड करते हैं, और हमने ये सीखा कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी क्यों लगाते हैं और नेम स्पेस क्यों यूज किया जाता है, और फिर हमने देखा कि मेन फंक्शन क्या होता है, और फिर हमने देखा कि सी आउट की क्या फंक्शनैलिटी होती है और कंसोल के अंदर कैसे मैसेज आउटपुट किया जाए, और हमने ये देखा कि हम न्यू लाइंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि रिटर्न 0, रिटर्न हम एक, इफ हम इन टाइप का मेन ले रहे हैं तो हमको यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी,
वो चाहे तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे किया रिटर्न 0। और एक चीज और खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ इंट की जगह वॉइड भी ले सकते हैं। बहुत से लोग वॉइड ही लेते हैं, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है, ये रिकमेंडेड है कि आप मेन से कुछ वैल्यू रिटर्न करवाओ। ये रिकमेंडेड है। आप नहीं भी कराओगे तो चलेगा, बट स्टिल ये रिकमेंडेड है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जावा ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जावा ट्री पॉइंट पे आपको आने वाले दिनों में बहुत से ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल के लिए उसके अंदर हमने नई सीरीज सिर्फ C++ की चालू की है, आगे चल के C प्रोग्रामिंग भी होगी और बाकी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कवर करने वाले हैं। और हमारी जो जावा ट्री पॉइंट वेबसाइट है, जो बिट्स इन्फोटेक का जो पार्ट है, उसके अंदर भी मैं आपको इसके जो कंटेंट्स है बेसिक सिंटैक्स के, वो आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा। आप चाहे तो वहां पर जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।